अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हैदर रमजान एंड यू आर वाचिंग एचआर फिजिक्स एकेडमी। इन द प्रीवियस वीडियो हमने बात की थी वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होता था, उस ऑब्जेक्ट पे हम कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते थे और उस अप्लाई फोर्स के अप्लाई करने से उसमें डिस्प्लेसमेंट आती थी कि फिर कितनी वर्क डन हो गई है उस बॉडी में, उसको हम एक फार्मूले के जरिए से निकालते थे। जो फार्मूला हमने वहां पर डेवलप की थी वो थी W इक्वल्स टू FS cos ऑफ थीटा। यानी ये वो फार्मूला है जिस फार्मूले के जरिए से हमें पता चलता था कि एक बॉडी में कितनी वर्क डन हो गई है जब हम उस पर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे थे। लेकिन आज इस फार्मूले के जरिए से नहीं होगा, क्योंकि जो फोर्स है वो इस वक्त वेरिएबल है। जब फोर्स वेरिएबल होगा तो उस टाइम ये जो फार्मूला है ये काम नहीं आने वाले आपको। अब नई फार्मूला यहां पर बनने वाली है जिस फार्मूले के जरिए से आप बता सकती हो कि जब वेरिएबल फोर्स होगा तो उस टाइम कितनी वर्क डन होगी, उसके लिए एक नई फार्मूला बनने वाली है। तो सपोज करो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ए पे बैठा है, इस पे मैंने फोर्स अप्लाई किया है, लेकिन अब इस वक्त जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल फोर्स है। तो फोर्स के अप्लाई करने से इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आएगी। चलो मैं मान रहा हूं यहां से लेकर यहां तक ये ऑब्जेक्ट चला गया, ओके, यहां से लेकर यहां तक ये ऑब्जेक्ट चला गया बी पोजीशन तक, लेकिन फोर्स वेरिएबल है, कभी इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होता है, कभी इंक्रीज होता है। यानी फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल फोर्स है। अब ए से लेकर बी तक बॉडी चली गई, यानी इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया है। अब कैसे मैं फार्मूला अप्लाई कर लूं? जब ऐसी कंडीशन आएगी, फोर्स वेरिएबल होगा, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट ए से लेकर बी तक है, इस डिस्प्लेसमेंट को मुझे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। यानी मुझे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं, इसमें से इतने छोटे डिस्प्लेसमेंट बनाना है कि अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट, कोई भी छोटा सा पोर्शन उठा के देख लूं, उसमें जो फोर्स होना चाहिए वो फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए। इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट चाहिए मुझे। तो सपोज कर लो मैं इसमें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता हूं इसको, इस तरह से मैं छोटे छोटे टुकड़े बना देता हूं, और इसमें अगर कोई भी पोर्शन में उठा लूं, कोई भी पोर्शन उठा लूं, उसमें जब फोर्स देख लूंगा तो वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो मैं मान रहा हूं मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े बना दिए हैं। अब कोई भी पोर्शन उठा लो, उसमें जो फोर्स निकलेगा वो कांस्टेंट फोर्स आ जाएगा आपको, कोई भी। ठीक है, अब कैसे करेंगे, फार्मूला कैसे बनेगी? अब कोई भी पोर्शन उठा लो, चलो मान लो मैंने ये वाला पोर्शन उठा लिया है, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो गई है ds, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, यहां पर भी ds छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट है, यानी मैंने एक डिस्प्लेसमेंट उठा लिया है इसमें। अब इसमें मान रहा हूं जो फोर्स है वो फोर्स F है, जो कांस्टेंट फोर्स अब इस पे अप्लाई हो रहा है वो फोर्स F हो रहा है इसमें। छोटे डिस्प्लेसमेंट में जो फोर्स इस वक्त है वो फोर्स F है। अब ये कांस्टेंट है क्योंकि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में अब कांस्टेंट फोर्स आएगा। तो इस फोर्स के होने से इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो गई तो वर्क डन कितनी हो गई, ds फोर्स F था और जो डिस्प्लेसमेंट आ गई इस वक्त वो छोटे से पोर्शन में ds, तो वर्क डन भी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकलेगी उस छोटे से पोर्शन में। तो मैं लिख लूंगा इस छोटे से पोर्शन में जो वर्क डन आ गई है वो dw इक्वल्स टू F फोर्स अप्लाई किया डॉट ds स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिस तरह हम लिखते थे W इक्वल टू F डॉट S, इसी तरह से स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। लेकिन मुझे इतना छोटे में जो डिस्प्लेसमेंट वर्क डन मिली है मुझे इतनी ही नहीं चाहिए, मुझे पूरी की पूरी वर्क डन चाहिए जो इस बॉडी ने पोजीशन ए से लेकर पोजीशन बी तक की है। मेरे फोर्स अप्लाई करने से जब बॉडी ए से बी तक चली गई तो पूरी की पूरी वर्क डन मुझे चाहिए। इस वक्त जो मैंने निकाली है ये मैंने छोटी वर्क डन निकाली है जो इस पोर्शन में आ गई है वर्क डन हमारी। तो फिर क्या करेंगे, फिर इस यहां पर भी देख लेंगे, यहां पर भी देख लेंगे, हर एक छोटे से पोर्शन में जो फोर्स होगा वो कांस्टेंट होगा, तो उस फोर्स से डिस्प्लेसमेंट होगी, हर एक पोर्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी, छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट होगी, तो हर एक जगह हमें वर्क डन मिलेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो जब हर एक जगह वर्क डन मिलेगा, वर्क डन छोटे dw उनको हम समेशन कर लेंगे, यानी ऐड कर लेंगे, तो हमें पूरी की पूरी वर्क डन निकल आएगी। तो कैसे कर लेंगे, फिर उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला आ जाएगी, फार्मूला है। अब मुझे एक एक करके नहीं करना है, उसके लिए मुझे फार्मूला है, दैट इज इंटीग्रेशन। उस इंटीग्रेशन के करने से मुझे पूरी की पूरी वर्क डन निकल आएगी ए टू बी। तो इंटीग्रेशन लगा लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ लिमिट कहां से कहां तक, a टू b f डॉट ds। यही है, यानी इंटीग्रेशन के जरिए से हम इसकी पूरी सम कर सकते हैं, समेशन कर सकते हैं। अब
यहाँ पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो हमें हमें मिलेगा पूरा वर्क डन, W जो वर्क डन होगी A to B, तो वो बराबर आएगी इंटीग्रेशन ऑफ A to B, इंटीग्रेशन ऑफ A to B। अब F डॉट S, क्योंकि हम जानते हैं A डॉट B किसके बराबर होता है, AB cos ऑफ थीटा, तो F डॉट S इसको लिख सकते हैं F ds cos ऑफ थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं, या आगे लिख लो, अगर ये नहीं तो इस तरह से लिख सकते हैं, W from A to B equals to integration of A to B F cos of theta with respect to ds। तो ये रही वो फार्मूला हमारे पास, जिस फार्मूले को अब आज से हम अप्लाई कर लेंगे उस बारी पे जिस बारी पे वेरिएबल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो हमें उस बारी पे पूरी वर्क डन निकल आएगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अब तक हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं वर्क डन पे, एक तो वर्क डन पे कांस्टेंट फोर्स, और उसके लिए भी हमने एक फार्मूला बना ली है। अब उसके बाद आज हमने डिस्कस किया है वर्क डन पे वेरिएबल फोर्स, उसके लिए अलग फार्मूला बनी है। तो अब हम इन 2 लेक्चर्स के बाद एक न्यूमेरिकल कर लेंगे ताकि आपको आइडिया आए हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन वर्क डन, इसके लिए आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए। तो आज हम इसके बाद इस क्वेश्चन के अलावा हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे आपके सामने। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, a force applicable 0.5 x plus 10 acts on a particle, here F is in Newton and x is in meters, calculate the work done by the force during the displacement of the particle from x equal to 0 to x equal to 2। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल को जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो है 0.5 x plus 10, और इसके बाद कह रहा है कि जो फोर्स है वो इन टर्म्स ऑफ न्यूटन मेजर करना है और जो डिस्टेंस है वो इन टर्म्स ऑफ मीटर हमें मेजर करना है, यानी दिया गया है इन टर्म्स ऑफ न्यूटन एंड मीटर में दिया गया है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमें कैलकुलेट करनी है इस पे कितनी वर्क डन हो चुकी है इस फोर्स के अप्लाई करने से, जबकि उसकी डिस्प्लेसमेंट अपने मीन पोजीशन x = 0 मीन पोजीशन से लेकर 2 मीटर की डिस्टेंस आ गई है इस फोर्स के जरिए से। तो अब हमें बताना है कितनी वर्क डन हो गई है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अभी इससे पहले हमने जो सवाल किया है वर्क डन वेरिएबल फोर्स, उसके लिए हमने एक फार्मूला निकाली है, दैट इज DW, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स डॉट ds नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस वक्त x में दिया गया है, तो हम इस यहाँ पर भी लिख लेंगे इन टर्म्स ऑफ x लिख लूंगा मैं डिस्प्लेसमेंट, बट दिस इज शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट, ओके। एंड स्मॉल वर्क डन जो हो चुकी है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ जो फोर्स अप्लाई हुआ है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हमारे पास है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप जानते हैं F डॉट A, अब यहाँ पर क्या गया डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर क्वांटिटीज, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारे पास जब A डॉट B होता है 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, हम उसको हम AB cos ऑफ थीटा से लिखते हैं। तो यहाँ पर भी 2 वेक्टर को हम इसी फार्मूले से लिखेंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास आएगा F dx cos ऑफ थीटा। अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखोगे कि क्वेश्चन में कहीं पर थीटा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन के थीटा के बारे में कुछ नहीं कहा गया है इस क्वेश्चन में, तो इसका मतलब थीटा और इसका मतलब जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो सेम डायरेक्शन में, यानी थीटा इक्वल टू 0, जब उसके एंगल दिया ही नहीं मींस थीटा हमारे पास 0 है, दैट मींस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम थीटा के वैल्यू फिर 0 रख लेंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास आएगा F dx cos ऑफ 0, ओके। cos 0 कितना होता है आपको मालूम है, cos 0 1 होता है, तो हमारे फार्मूला बन जाएगी F dx, ये आ गई यहाँ पर। अब ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, लेकिन मुझे टोटल वर्क डन चाहिए, इस फोर्स से टोटल वर्क डन कितनी आ गई, तो वो कैसे निकालते हैं इंटीग्रेशन के जरिए से, अभी हमने सिखाया आपको। फिर इंटीग्रल लगा देंगे बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ DW और राइट साइड इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट कहां से कहां तक आएगा, x का मीन पोजीशन से लेकर 2 मीटर की डिस्टेंस, x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 0, ओके। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है। इसके बाद फोर्स आएगा, तो F और आएगा विद रिस्पेक्ट टू dx, इंटीग्रेशन जब फोर्स को हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dx, तो फोर्स का अपना वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, फोर्स के बदले कितना आएगा, तो ये बनेगा x इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 2, फोर्स के बदले लिख लिए हम 0.5 x प्लस 10, ओके। ये फोर्स के बदले आई टर्म और dx करनी है हमें। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे,
यहाँ पर हमें दो टर्म्स हैं, इन्हें दो टर्म्स का सम है और इंटीग्रल दोनों के बाहर लगा हुआ है। तो हम जानते हैं अगर हमारे पास दो टर्म्स हो गए a डॉट बी, सॉरी a प्लस बी और बाहर इंटीग्रल होगा, ऐसे लिखेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ, वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस b होता है विद रिस्पेक्ट टू dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू dx, यानी अलग अलग इंटीग्रल लेंगे तो वही हम यहाँ पर लगा देंगे, इन दोनों टर्मों का अलग अलग से इंटीग्रल देंगे तो वो बनेगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल टू 0 टू x इक्वल्स टू 2 और क्या आएगा 0.5 और इसके साथ x है। अब विद रिस्पेक्ट टू dx आएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 2, दूसरी टर्म क्या है 10 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पर 0 अब इंटीग्रेशन करनी है 0.5 into x, लेकिन 0.5 यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है तो इस कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे, हम इंटीग्रेशन खाली x को कर लेंगे। तो जब बाहर आएगा क्या मिलेगा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा w इक्वल्स टू क्या बनेगा 0.5 बाहर आएगा तो इसको बाहर ले लीजिए 0.5 बाहर ले लेंगे और x इंटीग्रेशन ऑफ x आएंगे इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर और सॉरी x इंटीग्रेशन ऑफ x with respect to dx between the limit is 0 to 2 प्लस यहाँ से भी 10 बाहर ले लेंगे, 10 बाहर आया है। अब इंटीग्रेशन 1 जब कुछ नहीं बचा है तो 1 बचा है 0 to 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 with respect to dx। अब कैसे, तो आगे जाइए 0.5 ऐसे ही रहेगा 0.5 ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x होता है x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 x रेज़ पावर n n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो वही हो जाएगा। यहाँ पर 1 है 1 प्लस 1 हो गया 2 x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। इंटीग्रेशन यहाँ पर x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 लेकिन इसका लिमिट है बिटवीन द 0 to 2, ओके। प्लस इसके बाद 10 है, 10 के बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 है, 1 कांस्टेंट टर्म है क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 होती है और इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना आ जाएगा फिर x आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 आ जाएगा x और बिटवीन द लिमिट 0 to 2। अब लिमिट दीजिए तो हमें मिलेगा 0.5 ऐसे ही रहने दी, 0.5 अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो x के बदले 2 माइनस लोअर लिमिट कर लो। अपर लिमिट जब देंगे तो x रेज़ पावर 4 x 2 रेज़ पावर 2 हो गया 4, 2 से क्या आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 2 तो वो मिल जाएगा 2, यहाँ पर 2। अच्छा इसके बाद लोअर लिमिट देंगे x के बदले 0 तो पूरी टर्म 0 बन जाएगी तो 0 आ जाएगा। अब प्लस 10 है, 10 ऐसे ही यहाँ पर भी लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। x का जब अपर लिमिट ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, अपर लिमिट 2 है लोअर लिमिट 0 है। अब 0 तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, 2 से 0 मतलब 2, यहाँ से भी 2 से 2 माइनस 0 और 2 बच जाएगा। 0.5 into 2 कितना आएगा 1 आएगा, 0.5 into 1 या 0.5 into 2 आ जाएगा 1 और इसके बाद है 10 को मल्टीप्लाई 2 से करें तो 20 बच जाएगा, 20 इक्वल्स टू 21 आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट। लेकिन इन टर्म्स ऑफ जूल, क्योंकि जो वर्क डन है वो इन टर्म्स ऑफ जूल निकालते हैं तो ये रहा 21 जूल वर्क डन हो चुकी है इस बॉडी पे, जिस बॉडी पे 0.5x प्लस 10 फोर्स लगा हुआ है और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक है 0 to x इक्वल्स टू 2। तो ये रहा इसके लिए न्यूमेरिकल।